मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कैबिनेट मंत्रियों ने चंडीगढ़ में संभाला पदभार। सीएम ने प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए कहा, लोगों ने विपक्ष के झूठे प्रचार को नकार कर भाजपा की विकास की नीतियों पर लगाई मुहर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। किडनी रोगियों को सरकारी अस्पतालों में मिलेगी निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया ग्रुप सी व डी के विभिन्न पदों पर भर्तियों के परिणाम। प्रदेश के 24,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। और प्रदेश में अब पराली जलाने पर दर्ज होगी एफआईआर। 2 साल तक नहीं खरीदी जाएगी पराली जलाने वाले किसानों की फसल। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपना पदभार संभालने सचिवालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का संविधान दिया गया। इसके बाद सीएम ने लगातार दूसरी बार अपना पदभार संभालते हुए जनता का आभार प्रकट किया और कहा कि हरियाणा की जनता ने विपक्ष के झूठे प्रचार को ध्वस्त करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। विपक्ष ने किसानों और युवाओं को भ्रमित किया, लेकिन जनता ने कमल का बटन दबाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने स्वार्थ के लिए युवाओं को अविश्वास में धकेला और प्रदेश के लिए नाम कमाने वाले खिलाड़ियों का भी इस्तेमाल किया। सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश में सरकार खुशहाली के रंग भरेगी और विकसित भारत की यात्रा में अपना अहम योगदान देगी। आने वाले 5 वर्षों में सरकार गरीब, युवा, किसान और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहकर कार्य करेगी। हरियाणा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी। सब वर्गों का हित सुरक्षित रखने वाली नीतियां और कार्यक्रम मुझे विरासत में मिले हैं। मैं सभी हरियाणा वासियों को अपना परिवार मानते हुए हरियाणा में खुशहाली के और नए रंग भरने के लिए कृत संकल्प हूं। शासन प्रशासन के कार्यों में हमारे लिए श्री रामचरितमानस में लिखी गई यह चौपाई आदर्श होगी। वहीं आज मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल ने भी कार्यभार संभाला। कैबिनेट मंत्री अनिल विज, राव नरबीर सिंह, श्रुति चौधरी, डॉक्टर अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और रणबीर गंगवा सहित सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पदभार ग्रहण करवाया। पदभार ग्रहण करने के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर आज जो खुशी मिल रही है वो पहले कभी नहीं देखी गई। उठान हो रहा है, खरीद हो रही है, उसके बारे में चर्चा की गई है और डीएपी की चर्चा की गई है कि लोगों को सबको मिले आवश्यकता के अनुसार। अब शुरुआत होगी सरकार की, 1-2 दिन में महकमे मिल जाएंगे। उस हिसाब से अपना टारगेट फिक्स करेंगे कि कौन किस आदमी को क्या महकमा मिला, उस महकमे के अनुसार प्राथमिकता करके। और मेन ये होगा कि हरियाणा की जनता को, आम जनता को सरकार की सुविधाएं उसके द्वार तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, सीएम साहब ने तो मुझे आशीर्वाद दिया, अपना हाथ मेरे सर पे रख के, क्योंकि मैं उनकी छोटी बहन की तरह हूं और उनके साथ, उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे और हरियाणा के लिए खूब अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ काम करेंगे। सबसे ऊपर प्रायोरिटी महिलाओं के लिए है और ये हमारा संकल्प पत्र में भी सबसे पहला संकल्प महिलाओं के लिए था। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि भाजपा की जीत का मूल मंत्र जन कल्याण और अंत्योदय की भावना है। हरियाणा के लोगों ने विकास के नाम पर अपना जनमत दिया है और हम इसका सम्मान करते हुए जनता के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहकर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। उन सब का हम धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। वो जो जिम्मेवारी उन्हें विधायक बना दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह जी, उन्होंने जो जिम्मेवारी दी उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पहले दिन से ही जो हमने प्रदेश की जनता से जो वायदे किए हैं उस पे माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में कार्य करना शुरू किया है। एक सामाजिक न्याय से
कार्य शुरू किया है। जो डीएससी का जो मामला था वो उस पे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था उस पे मोहर लगाने का काम कैबिनेट ने भी किया है। और इसके साथ साथ किसानों को जीरी की खरीद पे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। फसलों को, सब फसलों का एमएसपी पे खरीदने की बात ही नहीं कहना, उसको खरीद के दे लेना, ये हमारी बीजेपी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ा काम कि हमने लठ खाए डंडे खाए किसान से, जो कांग्रेस वाला ने जो बकाक ने हमारे खिलाफ खड़ा किया था, और हमने तो भी किसान के हक में हमने उसके खाते में पैसे डालने का प्रावधान किया कि फसल बिकेगी सीधा उसके खाते में पैसे। शपथ ग्रहण के बाद आज चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। नव निर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हुए कई फैसलों पर मुहर लगाई। बाद में सचिवालय में मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने किडनी के क्रोनिक रोगियों को बड़ी राहत देते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी यह सुविधा मिलेगी। डायलिसिस पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करेगी। किडनी के पेशेंट हैं, उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं और जनता ने विकास के नाम पर खुलकर वोट दिया है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति के वर्गीकरण के फैसले को प्रदेश में लागू करने को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार जो कहती है वो करती है। उन्होंने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार उनकी उपज का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेगी। खरीफ के मौसम में अब तक 23 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई है और किसानों के खातों में 3056 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। वहीं अब तक बाजरे में 93,000 मीट्रिक टन से अधिक उठान हो चुका है और इसके एवज में किसानों को 331 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नॉन स्टॉप विकास के कार्यक्रम चलते रहेंगे। कहा था आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। हमने 23,21,682 मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की है। अब तक 11,50,673 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है। लगातार उठान भी चल रहा है कि हमने अब तक किसानों के खाते में धान की खरीद के 3,056 करोड़ रुपए उनके खाते के अंदर सीधा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब तक 93,964 मीट्रिक टन बाजरे का उठान भी कर लिया गया है। अब तक किसानों के खाते में बाजरे की खरीद का पैसा 331 करोड़ रुपए भी डाला जा चुका है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करेगी और सुशासन उसकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के नौकरी देने का कार्य किया जाएगा और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 24,000 युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। उन्होंने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे सुधर जाएं या राज्य छोड़कर चले जाएं। बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास वो बनाया है और हम उसके ऊपर कृत संकल्प हैं। जो मैंने कहा था कि मैं शर्त बाद में लूंगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं,
वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी के रोगियों के लिए डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा की घोषणा के बाद प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। फरीदाबाद के लोगों ने कहा कि किडनी रोगियों को डायलिसिस करवाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार की इस पहल से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को काफी मदद मिलेगी। सभी लोगों को फ़ायदा है। जो मध्यम वर्ग के या गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए बहुत ही सुखमयी योजना है जो सरकार नायब सैनी जी ने जो ये अच्छा कदम उठाया है। पहले जो ये डायलिसिस वगैरह कराए जाते थे वो काफ़ी महंगे होते थे और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो खर्च था वो एक आम आदमी नहीं उठा सकता था। और सरकार की इस पहल को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ नायब सैनी जी का कि ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी सुखद योजना बहुत बढ़िया है। इसके लिए तो क्या कहा जाएगा, देखो जो पैसे वाले आदमी होते हो तो चलो हॉस्पिटलों में करवा लेते हैं, बाकी जो कमज़ोर आदमी होता है वो सरकारी हॉस्पिटल की पूरी सुविधा लेना चाहेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री जी को उन्हें एक मुबारकबाद देना चाहते हैं तो उन्होंने दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दूसरा शपथ लेने के बाद एक अच्छा काम ये किया है कि डायलिसिस का, जिससे कि यह है कि ये गरीब लोगों के लिए बहुत बेनिफिट का काम हुआ है, उनके बहुत आसान हो गया एक डायलिसिस कराना। पहले निम्न वर्ग था, लिमिटेड एक तनख्वाह होती थी जिसमें डायलिसिस कराना संभव था। अब यह इससे कि आम लोग भी डायलिसिस के लिए जा सकता है। अब ये उनका मुख्यमंत्री जी ने जो किया बहुत अच्छा किया, आगे कदम भी आगे अच्छी बढ़ा रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा है कि आयोग द्वारा ग्रुप सी व डी के विभिन्न पदों पर जारी भर्तियों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आयोग ने करीब 24,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि ग्रुप सी के कुल पदों की संख्या 25,500 व ग्रुप डी के कुल पदों की संख्या 2,600 थी। इनमें कुल ग्रुपों की संख्या 25 व कुल कैटेगरियों की संख्या 205 थी। इन पदों के लिए करीब 24,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। हरियाणा में यह पहली बार होने जा रहा है कि एक साथ इतने सारे पदों और विभिन्न कैटेगरियों का रिजल्ट एक साथ घोषित किया गया है। चेयरमैन ने बताया कि इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार सीधे वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नवगठित राज्य सरकार ने पराली को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए साफ कर दिया है कि कोई भी किसान अगर पराली जलाएगा तो उस पर FIR दर्ज की जाएगी और सरकार 2 साल तक उस किसान की फसल को खरीदेगी भी नहीं। ऐसे किसानों को राज्य सरकार के वेब पोर्टल पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रेड मार्क कर दिया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार का कृषि और किसान कल्याण विभाग लगातार किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। किसानों को समझाया भी जाता रहा है कि किसी भी परिस्थिति में पराली में आग न लगाई जाए, बल्कि सरकार द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए गए कृषि यंत्रों की मदद से पराली का प्रबंधन किया जाए। किसान पराली को या तो खेतों में ही नष्ट करे या खाद्य के रूप में इस्तेमाल करे या फिर उसके गट्टे बनाकर खरीद केंद्रों पर बेचकर पैसे वे कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल चंडीगढ़ में NDA के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में सुशासन और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। बैठक में संविधान का अमृत महोत्सव मनाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में NDA के 17 मुख्यमंत्रियों और 18 उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। JP नड्डा ने कहा कि यह किसी गैर कांग्रेसी सरकार की पहली बैठक थी और इसमें सभी दलों ने भागीदारी भी की। उन्होंने कहा कि बैठक में 6 संकल्प पारित किए गए हैं। चर्चा करेंगे और ये जो संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं, जनता में इस बात को बताएंगे कि किस तरीके से संविधान को कुचलने की उसके मूल धाराओं को का गला घोंटने का प्रयास हुआ है। संविधान वर्ष अमृत महोत्सव बनाएंगे और अमृत वर्ष बनाएंगे और उसके दृष्टि से संविधान की बारीकियों पर किस तरीके से देश में संविधान आगे बढ़ा है और उसकी
उनके विषयों को जनता को जागृति कराने का काम करेंगे। फरीदाबाद के भांकरी गांव में बीती रात लगभग 2:30 बजे गैस सिलेंडर फटने से मकान ढह गया और इस दर्दनाक हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा मलबे में दबने से पशुओं की भी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार परिवार के दादा दादी पोता और एक बहू शामिल है। धमाके की आवाज सुनकर गांववासी मौके पर पहुंचे और शासन प्रशासन को सूचना दी। मृतक परिवार के रिश्तेदार विजय सिंह के अनुसार रात को 2:30 बजे के आसपास लाइट गई हुई थी और जब लाइट आई तो सिलेंडर में धमाका हो गया। हादसे के समय परिवार के लोग छत पर सो रहे थे। घर के नीचे बनी एक हार्डवेयर की दुकान भी इसमें ध्वस्त हो गई है। पुलिस और प्रशासन की मदद से मलबे को हटाकर शवों को निकाला गया। विधायक सतीश फुगाना और पूर्व विधायक भी मौके पर पहुंचे और घटना पर अपना दुख व्यक्त किया। ये लाइट गई हुई और अंदर न जाने ये तो जो अंदर स्पोर्ट वो चले गए और एकदम ये ब्लास्ट हुआ सिलेंडर फटने की वजह से 4 डेथ हमारी वहाँ। ये एक्चुअली ये शॉप थी हार्डवेयर की, उसके ऊपर इन्होंने एक रहवास बना रखा था एक ही रूम, तो उसमें थे। उसमें कौन निकले? उसमें तो सर जी, उनकी वाइफ और एक पोता। ये 3 लोग? हाँ, और ये तीनों तो वहीं, इसके पीछे इनका मकान है, सरजीत के भाई के लड़के की घरवाली। तो जैसे दीवार गिरी है उधर, तो उनकी वहाँ डेथ हो गई। और एक बच्चा था उनके पास, वो बच्चा भी एशियन में। तो सिलेंडर फटने की वजह से एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक अपने गांव से अपने परिवार से ये जो सरजीत भाई है वो और उनकी घरवाली और एक उनका पोता उसमें अंदर सो रहे, और उसके बराबर में पड़ोस में उनके भाई का मकान था। उनकी जो पुत्रवधू थी वो ऊपर लाइट जाने के कारण ऊपर आकर लेट गई। तो जैसे लाइट आई तो उसकी वजह से ही स्पार्किंग होके या कैसे ब्लास्ट हुआ। इसमें 4 लोगों की डेथ हो गई। एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है 8 साल का। जींद के एसडीएम वीरेंद्र सहरावत के गनमैन रविंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी मौत गोली लगने से हुई। गोली भी उनकी सर्विस रिवॉल्वर से ही चली है। सुबह 8:45 बजे जब रविंद्र घर से निकले तो अचानक लोगों को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद वह लहूलुहान हालत में घर के बाहर पड़े पाए गए। आसपास के लोगों ने उनको नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन यहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 54 वर्षीय रविंद्र पिछले 20 सालों से जींद में ही एसडीएम के गनमैन के रूप में तैनात थे। मूल रूप से वे हिसार जिले के कापड़ो गांव के रहने वाले हैं, लेकिन काफी समय से यहां पुलिस लाइन कॉलोनी में ही रह रहे थे। इस समय वह एसडीएम वीरेंद्र सहरावत के गनमैन थे। रविंद्र कुमार की मौत के पीछे क्या कारण रह रहे हैं, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव रत्नावली का आयोजन 25 से 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। विश्वविद्यालय की डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर AR चौधरी ने बताया कि रत्नावली महोत्सव पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है। समारोह में हरियाणा की संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। आयोजन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। वहीं युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशक डॉक्टर विवेक चावला ने कहा कि हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान रत्नावली समारोह में 34 हरियाणवी विधाओं में करीब 3500 कलाकार हिस्सा लेंगे। रत्नावली उत्सव में जहां एक ओर हरियाणवी खान पान दिखाई देगा, वहीं दूसरी ओर हरियाणा की हस्तकला के अलग अलग स्वरूप भी देखने को मिलेंगे। विद्यालय में 37वां रत्नावली महोत्सव मनाया जा रहा है। स्टेट लेवल के बराबर हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इसमें भाग लेते हैं, चाहे तो वो प्रतिस्पर्धा में भाग लें, चाहे वो दर्शक के रूप में भाग लें। और इन दिनों यूनिवर्सिटी के अंदर एक फेस्टिव माहौल होता है और ये जो तारीखें हैं ये भी दिवाली से पहले एक दिवाली का आगाज़ ही करेंगी। और मैं सारे प्रदेशवासियों को और सारे स्टूडेंट्स को उनको आह्वान करूंगा कि वो आएं, इस फेस्टिवल की शोभा बढ़ाएं और इस फेस्टिवल में अपना हुनर दिखाएं। रत्नावली एक ऐसा पर्व है
जिसमें हरियाणवी लोक कलाएं हैं, हरियाणवी व्यंजन है, हरियाणवी परिधान है, हरियाणवी संस्कृति है, उसका अवलोकन करने का मौका मिलता है हमारे सभी विद्यार्थियों को जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। और जो हमारे बहुत सारे अतिथि सारे हरियाणा से यहाँ आते हैं, तो वो इस पर्व पर, इस रत्नावली महोत्सव को बहुत ही शौक के साथ, बहुत ही आप कह सकते हैं रुचि के साथ देखते हैं। रत्नावली के लिए तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि इस उत्सव का हमें पूरे वर्ष इंतजार रहता है। यह सांस्कृतिक उत्सव हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है, जहां हम अलग अलग इवेंट्स में अपनी ऑडिशंस देने के लिए जिस प्रकार की थिएटर, सिंगिंग, डांस के लिए आज ऑडिशंस हुए, और किस प्रकार बच्चे उत्साह में हैं कि कब वो दिन आए, कब हम अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। रत्नावली कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, क्योंकि ये हमें साल में मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है कुछ अपना टैलेंट दिखाने का, सबको दिखाने का कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने डिपार्टमेंट के, अपनी यूनिवर्सिटी के, जो हमें ये मौका देते हैं करने का। जींद के शादीपुर गांव स्थित पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विश्वविद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने नवीन परियोजनाओं और मॉडलों का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रणाली प्रबंधन को लेकर बनाया गया मॉडल सबसे आकर्षित रहा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों ने ज्वलंत समस्या पराली प्रबंधन को लेकर यह बताने का प्रयास किया कि किसान कैसे पराली जलाने की समस्या से निजात पा सकता है। इसके अलावा एक अन्य छात्रा ने घर पर जड़ी बूटियों से उपचार करने संबंधी मॉडल प्रस्तुत किया। स्कूल के प्रधानाचार्य सत्यवान फोगाट ने कहा कि छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से विज्ञान को समझने का अवसर मिलता है। विज्ञान प्रदर्शनी छात्रों के ज्ञानवर्धक और उनके लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। जो जुलाना का साइंस एग्जीबिशन है 6ठी से 12वीं तक के बच्चों का, इस प्रोग्राम का आयोजन जो है वो विभाग के निर्देशानुसार किया गया है। इसमें हमारे जो विद्यालय के ही मैडम हैं स्वीटी जी, वो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, और जो ये जजेस हैं डिफरेंट स्कूल से आए हुए हैं। हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थीम के अंदर 7 सब थीम्स थी, जिसमें बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल से पार्टिसिपेट किया है। सब बच्चों ने अपने हिसाब से जो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई स्कूल की तरफ से, या जो उनके इनोवेटिव आइडियाज थे, उसको उन्होंने अपना अप्लाई किया है, और इन 7 सब थीम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने मॉडल तैयार किए हैं। जैसे आपने देखा भी होगा सर, कुछ बच्चों ने जैसे बिल्कुल घर में जो वेस्ट चीजें होती हैं उनको मैनेज करके मॉडल बनाए हैं। विद्यार्थियों ने भी अपने मॉडल के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने प्रदर्शनी में वर्तमान समस्याओं को रेखांकित करने का प्रयास किया है। जो आजकल दवाइयाँ आती है सर, उनमें सर केमिकल भी होता है, महंगी भी होती है, जो गरीब लोग होता है वो इन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते सर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो घर में उपलब्ध चीज आसानी से भी हो जाती है, और ये इनसे उनकी बचत भी होगी, उनके पैसे भी नहीं जाएंगे, आराम से उनका इलाज भी हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब में सबसे अधिक पराली जलाई जाती है और उससे अधिक प्रदूषण होता है, इसलिए हमने 2 फैक्ट्रियां बनाई है, टॉय फैक्ट्री और एक कारपेट फैक्ट्री। टॉय फैक्ट्री में पराली डाल के और टॉय बनाते हैं, और कारपेट फैक्ट्री में पराली से चटाई, बिजना और पिड आदि बनाते हैं। रोबोट, स्वीपिंग रोबोट बनाया है। यह मानव जीवन को आसान करता है। यह हमारे घरेलू काम, झाड़ू पोछा, मेहमानों को पानी सर्व करना, चाय सर्व करने का कार्य करता है। यह मैंने मैथमेटिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग से बनाया है। इसमें सेंसर लगे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दक्षिणी हरियाणा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हरियाणा में रेवाड़ी से 6 बार के विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की। साथ ही अजय यादव ने कहा कि इस्तीफा देने का यह निर्णय वास्तव में कठिन निर्णय था। वे गुरुग्राम से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने राज बब्बर को मैदान में उतार दिया। अजय यादव लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर उन्होंने कहा था कि पार्टी की राज्य में जीत से पहले मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही थी, जो कि ठीक नहीं थी। वहीं अजय यादव के बेटे रेवाड़ी से चुनाव में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
प्रदेश सरकार लगातार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जागरूक कर रही है। सरकार द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन करने पर 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा कृषि यंत्र भी सब्सिडी पर मुहैया करवाए जा रहे हैं। इन सब प्रयासों से अब किसान जागरूक भी हो रहे हैं। सिरसा जिले के गदराना गांव के किसान पराली जलाने की बजाय उसकी गांठें बनवा रहे हैं। किसान राजवीर सिंह, संतू सिंह, जोगा सिंह व जशप्रीत सिंह ने बताया कि उनके सामने फसल अवशेषों का निपटान करना बड़ी चुनौती बना हुआ था। पहले वे पराली को जला देते थे, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो जाती और वायु प्रदूषण भी होता था। लेकिन सरकार द्वारा फसल अवशेषों का निपटाने के उपायों से वे पराली प्रबंधन करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि वे काफी समय से पराली प्रबंधन अपना रहे हैं। फसल अवशेष जलाने से मित्र कीट मर जाते हैं, जिससे पैदावार भी कम होती है। किसानों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गांठे बनाएं, आग ना लगाएं अपने खेत में, जिससे जो सरकार 1000 रुपया दे रही है उससे किसान का ये 1 किले की जो गांठ है बनाई जा सकती है। नाले ਦੀ ਗੰਠ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਣ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਗਊਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਵੀ। आग लगाने से नुकसान है, प्रदूषण फैलता है, बीमारियां फैलदियां ना, साह की बीमारी ज्यादा होती है। अग नहीं लानी चाहिए, गट्ठा बनाओ, कोई गौशाला भेजो, अग नहीं लानी, धुआं फैलता बीमारियां हाँ फैलती बहुत ज्यादा जी, साह की बीमारी हाँ बहुत फैलती जी। तो की करना चाहिए किसान को? बस गट्ठा बनाने चाहिए ज्यादा जी, अग नहीं लानी चाहिए। हाँ ज्यादा तो ज्यादा गट्ठा बनाओ पराली दियां, वो जमीन का जो कोई तत्त है सारे जमीन के घट जाते हैं। सरकार का भी कहना है ज़्यादा तो ज़्यादा बनाओ और थोनू खर्चा जो है सरकार देंदी है। अग ना लाओ, अग लाने कारण जानवर और खाने रात अज पशुआ आते जाता, डंगा बड़ंगा सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, गट्ठा बनाओगे तो फायदा है, अग लाने तो नुकसान है, धुआं उड़ता है, वो बीमारी फैलती है। प्रदेश की मंडियों में बाजरे की आवक जारी है। बाजरे की खरीद सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल पर हो रही है। मंडी में बाजरा बेचने आए किसानों ने कहा कि उनकी फसल की खरीद एमएसपी पर हो रही है। उन्होंने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि उनकी फसल बगैर किसी परेशानी के बिक रही है। हालांकि इस बार समय पर बारिश न होने के कारण पैदावार थोड़ी कम हुई है। अब की बार बारिश कम होने से बाजरे की फसल कम निकली है और हमें हमारा मंडी में बाजरा 2625 रुपए समर्थन मूल्य पर बिक रहा है और किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और इस बार पैदावार कम हुई है, इस वजह से मंडी में बाजरा कम आ रहा है। सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है पानी पीने वगैरह की, और कोई परेशानी हमें यहाँ। समर्थन मूल्य 2625 गवर्नमेंट ले रही है, बाजार में 2300-2400 बिक रहा है, इसलिए हम मंडी में सरकार पूरा सहयोग कर रही है बाजरा बेचने में। सरकारी मंडी में बाजरा बेचने आया हूँ। बाजरा 2625 रुपये बिक रहा है, जिससे किसान पूरी तरह संतुष्ट है। वैसे मंडी में 2300-2250 रुपये बिक रहा है। किसानों को बड़ी आसानी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सरकार 2625 रुपए में खरीद रही है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। नारनौल मार्केट कमेटी के सचिव मुकुल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 1,17,000 क्विंटल बाजरे की आवक मंडी में हो चुकी है। चार 4,771 किसानों का 1,17,000 क्विंटल बाजरे का आवक हुई है। और रही बात एमएसपी की, तो अब की बार जो एमएसपी सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वो है 2625। मार्केट कमेटी में बाजरे की आवक कम होने का कारण ये भी है कि अब की बार जो इलाके में फसल हुई है बाजरे की, उसकी झड़प भी कम आई है और मार्केट में जो रेट है वो भी 2500 से लेकर 2550 तक का चल रहा है। अब अग्रिम रेल टिकट 120 की बजाय 60 दिन पहले ही ली जा सकेगी। यह बदलाव 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि इस महीने की 31 तारीख तक 4 महीने बाद तक की टिकट ली जा सकेगी। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इन रेलगाड़ियों की अग्रिम आरक्षण अवधि पहले से ही कम है। विदेशी पर्यटकों के लिए अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 365 दिन बनी रहेगी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।